गुड मॉर्निंग गाइस। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मलेरिया की बेसिक को डिस्कस किया था, लेकिन आज हम दोबारा इसको देख लेते हैं और उसके बाद आज इसको वाइंड अप करेंगे। मलेरिया लीडिंग कॉज ऑफ फेब्राइल इलनेस, सेकंड बिगेस्ट पेंडेमिक। हमारे पास 3.2 मिलियन पॉपुलेशन एट रिस्क होती हैं और 214 मिलियन केसेस पर ईयर रिपोर्ट होते हैं। 5 लाख डेथ पर ईयर आ जाती हैं हमारे पास। अच्छा, एजेंट हमारे पास क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ फैमिली के साथ है और मोर देन 100 सब टाइप्स हैं इसकी, और जो कि सिर्फ उनमें से 5 इन्फेक्ट जो हैं जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करती हैं। आज हम उन्हीं को इन 5 को डिस्कस करेंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लीज जो मॉस्किटो है वही आगे इन्फेक्ट कर रही होती है। कौन सी फीमेल? एनोफेलीज मॉस्किटो। अच्छा, ये प्लाज्मोडियम टाइप हमारे पास क्या है? 4 है। प्लाज्मोडियम फल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, मेलोन, मेलोरी और नोलिसी। ये हमारे पास 4 टाइप्स हैं। अब इसकी मुख्तलिफ इंक्यूबेशन पीरियड भी हैं। इनमें से मिलिग्नेंसी जो कॉज करती है वो है हमारे पास प्लाज्मोडियम फल्सीपैरम, एक ही है, बाकी जो है सारी बिनाइन है। इसके अलावा इनमें से एक्यूट के हैं, पहली 3 जो हैं एक्यूट हैं, और मलेरिया जो है ना वो क्रोनिक है, अप टू 20 डेज़ तक रहती है। उसके अलावा सारी अक्यूट है। इनमें कुछ आ जाती हैं कि रिलैप्सिंग एपिसोडिक कौन सी है और कुछ जो कॉन्टीन्यूस कौन सी हैं। रिलैप्सिंग हमारे पास सिर्फ 2 आ जाती हैं, प्लाज्मोडियम वेवेक्स और ओवेल। इसके बाद टर्शियन फीवर और कॉर्डन फीवर। टर्शियन फीवर मोर देन 48 आवर्स के बाद आए, या कॉर्डन फीवर मोर देन 72 आवर्स के बाद आए। पहले 3 के अंदर प्लाज्मोडियम फल्सीपैरम, वेवेक्स और ओवेल, इसके अंदर टर्शियन फीवर आएगा मोर देन 48 आवर्स के बाद। और कॉर्डन फीवर जो है ना लास्ट 2, उनके अंदर क्या कौन सा आएगा? कॉर्डन फीवर मोर देन 72 आवर्स। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि ट्रॉपिकल स्प्लीनोमेगैली क्या होती है। ट्रॉपिकल स्प्लीनोमेगैली होती है जो ट्रॉपिकल एरिया के अंदर होते हैं ना, पहाड़ी एरिया के अंदर, और उनको अगर प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट कर जाए तो उनके अंदर मोस्टली क्या होता है? स्प्लीनोमेगैली होती है, क्रोनिक प्लाज्मोडियम मलेरिया जिसको हम क्या नाम देते हैं। आज हम इसका साइकिल पढ़ेंगे। इसके साइकिल के अंदर हमने एक ह्यूमन साइकिल है हमारे पास, और एक हमारे पास क्या है? मॉस्किटो साइकिल। ह्यूमन साइकिल। अच्छा जी, ह्यूमन साइकिल के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है कि व्हेन इन्फेक्टेड फीमेल, कोई भी इन्फेक्टेड फीमेल है ना, मॉस्किटो है, इन्फेक्टेड फीमेल या एनाफिलीज बाइट ह्यूमन इज़, उसको हम क्या कह देते हैं? स्पोरोजाइट्स का नाम दे देते हैं। जब उसने एक मेल को या यानी ह्यूमन को क्या किया? इन्फेक्ट किया, स्पोरोजाइट्स क्या करेगा? फिर वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर चले जाएगा और लिवर को जाके इफेक्ट करेगा, लिवर एंड हेपेटोसाइट में जाके करेगा, वहाँ जाके ये मल्टीप्लाई होगा और सारा कुछ इसके करेगा। जब स्पोरोजाइट लिवर के अंदर जाके मल्टीप्लाई होता है तो इसका हम क्या नाम देते हैं? मीरोजाइट्स का नाम देते हैं। ये हमारा साइकिल जो चल रहा है ये ह्यूमन के अंदर चल रहा है। ह्यूमन के अंदर बाइट किया मॉस्किटो ने, मॉस्किटो बाइट करने के बाद वो लिवर में गया, लिवर में जाके मल्टीप्लाई हुआ, जिसको हमने क्या नाम दिया? मीरोजाइट्स। अब मीरोजाइट्स जो है ना, इनमें से कुछ जो है ना वो सर्कुलेशन में चला जाएगा और कुछ जो है ना वो दोबारा लिवर के अंदर क्या हो जाएगा? छुप जाएगा। जो उस बाद सर्कुलेशन में चले जाएगा उसके अंदर हमारे पास आ जाता है मीरोजाइट, फल्सीपैरम, मलेरीज, और हमारे पास जो लॉस था क्यूनिलेरी। ये 3 जो हैं हमारे पास किधर चले जाते हैं? ब्लड के अंदर चले जाते हैं। लेकिन हमारे पास जो 2 हैं मीरोजाइट्स, उनमें से वेवेक्स और ओवेल, ये हमारे पास किधर चले जाते हैं? लिवर के अंदर चले जाते हैं दोबारा। इनको हम क्या नाम देते हैं? हाइपोजाइट्स इन वेवेक्स एंड ओवेल। सम मीरोजाइट्स विल रिमेन इन हेपेटोसाइट। कुछ जो हेपेटोसाइट्स हैं उनमें से वेवेक्स और ओवेल है जो कि किस में चले जाते हैं? लिवर के अंदर चली जाते हैं, छुपी हुई जाती है। इसलिए हमने इनको कहा था कि दे आर द रिलैप्सिंग मलेरिया, दे आर एपिसोडिक मलेरिया। अच्छा, ये जो 3 दूसरे रह गए हैं हमारे पास, वो किधर चले गए? सर्कुलेशन के अंदर। सर्कुलेशन में जाके हमारे आरबीसीज़ को इफेक्ट करेंगे। आरबीसीज़ को इफेक्ट करेंगे तो उनकी शेप किस में चेंज कर देंगे? रिंग शेप, जिसको हम क्या नाम देते हैं? ट्रोपोजाइट्स। अब ये आरबीसी जो कि मलेरिया से इफेक्ट हो गए हैं, इन्फेक्टेड आरबीसी शीजेंट्स, उनको हम क्या नाम देते हैं? शीजेंट्स। इन्फेक्टेड आरबीसीज विद अडल्ट प्लाज्मोडियम फिल्ड विद मीरोजाइट्स। अब आरबीसीज हैं, इन्फेक्ट हुई है प्लाज्मोडियम से, और प्लाज्मोडियम ने आके क्या उसके अंदर किया? अपने जो यहाँ आके लिवर के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था ना, उसको हमने क्या नाम दिया था? मीरोजाइट्स। और मीरोजाइट्स किस में चले जाएंगे? हमारे आरबीसीज के अंदर। और आरबीसीज जब एक रिंग शेप के अंदर बन जाएगा तो इसका हम क्या नाम देते हैं? शीजेंट्स।
अच्छा, ये अब क्या होगा, रप्चर ऑफ शीजेंट। अब ये जो आरबीसी एक हद तक जो है ना मीरोसाइट्स को अपने अंदर कर सकते हैं। तो जब क्या हो जाएंगे, रप्चर ऑफ शीजेंट हो जाएंगे, इसके बाद क्या हो जाएगा, चिल्स, राइगर और फीवर वगैरह आएगा। और इस दौरान ये सारा कुछ जो ब्लड के अंदर मलेरिया का इन होना और यहाँ से आकर शीजेंट का रप्चर हो जाना, इस ड्यूरेशन को कम कितने में होता है, 48 आवर्स में। इसलिए कहा जाता है कि इन तीन फीवर के, इन तीन प्लाज्मोडियम के अंदर जो फीवर है ना वो क्या हो जाता है, टर्शियन फीवर होता है। टर्शियन फीवर हमने कहा था कि आफ्टर 48 आवर्स के बाद आ जाता है। इसके इन होने से लेके सारा ब्लड से होकर यहाँ शीजेंट जो रप्चर होता है ना, यहाँ तक 48 आवर्स लगते हैं। जब ये शीजेंट हमारे पास रप्चर हो जाता है, ये जो इसके अंदर से मीरोसाइट्स निकलते हैं, ये दोबारा आरबीसीज़ को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या करेंगे, न्यू रिलीजिंग मीरोसाइट्स, जो नए रिलीज़ हो रहे हैं ना यहाँ से आरबीसीज़ से, मीरोसाइट्स विच इन्फेक्ट आरबीसीज़ न्यू, नए आरबीसीज़ को इन्फेक्ट करेंगे। इस तरह ये सिस्टम चलता रहेगा। यानी यहाँ इन्फेक्ट किया, हेपेटोसाइट के अंदर आया, वहाँ मल्टीप्लाई किया, मीरोसाइट्स में चेंज हुआ, मीरोसाइट्स से ब्लड में आया, ब्लड से आके उसने आरबीसीज़ को इफेक्ट किया, आरबीसीज़ के अंदर आके जब आरबीसीज़ के अंदर जाएगा तो उसको हमने शीजेंट का नाम दिया। शीजेंट के अंदर रैप्चर हुआ, शीजेंट जब रैप्चर हुई है तो जो मीरोसाइट इसके अंदर थे ना आरबीसीज़ के अंदर, वो आरबीसीज़ दो नए आरबीसीज़ बन रहे हैं, उनको दोबारा क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। क्या करेगा, सम मीरोसाइट्स कन्वर्टेड इनटू द गेमिटोसाइट्स, कुछ जो मीरोसाइट्स हैं यहाँ पे वो किस में चेंज हो जाएंगे, गेमिटोसाइट्स के अंदर, इन ह्यूमन सर्कुलेशन में। अभी तक सारा ही हो, अगर माइक्रो तो मेल में और मैक्रो तो फीमेल। माइक्रो गेमिटोसाइट्स मेल को इफेक्ट करेगा और जो माइक्रो हैं वो फीमेल को। अब ये गेमिटोसाइट क्या करेंगे, व्हेन द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट इन्फेक्टेड ह्यूमन, जब दोबारा कोई और मच्छर आएगा उस ह्यूमन को जाके इफ़ेक्ट करेगा, जिसके अंदर क्या है, ये सारे गेमिटोसाइट्स बन चुके हैं, ये सारा कुछ इसके अंदर प्रोसेस हो चुका है जिस ह्यूमन के अंदर, उसी को अगर दोबारा कोई फीमेल एनोफिलीज फीमेल आके इफ़ेक्ट करेगी तो क्या होगा, वो उसकी क्या कर लेगी, उससे उस ह्यूमन के अंदर से पिक कर लेगी गेमिटोसाइट्स, उस ह्यूमन के अंदर से पिक कर लिया है गेमिटोसाइट्स। अब ये सारा सर्कल जो है ना मस्कीटो के अंदर चल रहा है। अब गेमिटोसाइट्स मच्छर ने ले लिया, फीमेल मच्छर ने, वहाँ फीमेल के अंदर क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। गेमिटोसाइट्स टेक प्लेस इन द गट ऑफ मस्कीटो, फीमेल की गट की में वो फर्टिलाइज करेगा मस्कीटो, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोसाइट्स। अब गेमिटोसाइट्स किसके अंदर चेंज हो जाएंगे, स्पोरोसाइट, जब वो फर्टिलाइज हो जाएंगे मच्छर के अंदर या एनोफ्लीज के अंदर। जब वो अब दोबारा वही मच्छर, वही मस्कीटो क्या करेगा, ट्रेवल टू सलाइवा ऑफ मस्कीटो, और उस जो स्पायरोसाइट्स होते हैं ना वो मच्छर के या मॉस्किटो के सलाइवे के अंदर होते हैं। अब जब वो दोबारा किसी और इंसान को इफ़ेक्ट करेगा तो इस तरह ये मलेरिया फैलता जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई ये सारी चीज़ें। कितने, तीन जो हैं हमारे पास प्लाज्मोडियम, जिनमें फल्सीपैरम हो गया और उसके बाद मैलेरी हो गया और नोलिसी, ये तीन जो है ना ये सर्कुलेशन में चले जाते हैं। और जो दो हमारे पास वोवैक्स और ओवेल हैं, ये हमारे पास लिवर के अंदर ही रहते हैं और दोबारा रिलैप्सिंग या एपिसोडिक फीवर कॉज कर सकते हैं। समझ आ गया यहाँ तक, ये हमारा पूरा एक साइकिल वगैरह था। उम्मीद है कि ये साइकिल आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके क्लिनिकल फीचर में हमारे पास रिस्क फैक्टर होंगे। कोई रेजिडेंट होगा इस एरिया का, या ट्रैवलर हो, या ट्रॉपिकल एरिया के अंदर होगा जहाँ ये मलेरिया वगैरह ज़्यादा फैल रहा होता है, उस एरिया के अंदर होगा, या प्रोग्रेसिज्म ऑफ मलेरिया। अब ये मलेरिया एक इंसान को हो गया तो क्या होगा, उसके अंदर कुछ स्टेजेस हैं, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज एंड वेट स्टेज। कोल्ड स्टेज तब होती है जब मलेरिया इन हो गया, हेपेटोसाइट्स के अंदर गया, हेपेटोसाइट से वो सर्कुलेशन में गया, सर्कुलेशन से आरबीसीज़ को इफेक्ट किया, आरबीसीज़ में जाके शीजेंट्स बनेगा, शीजेंट जब रप्चर होगी, रप्चर होने के बाद ये उसके बाद स्टेजेस आएंगी, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज एंड वेट स्टेज। कोल्ड स्टेज क्या होगी, पेशेंट फील इंटेंस कोल्ड, शिवरिंग होगी, चिल्स, राइगर होंगे, जिटर्स होंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा अप टू 103 to 104 होगा, कवर विद ब्लैंकेट, इतना होगा कि वो ब्लैंकेट से अपने आप को कवर कर लेगा। उस टाइम होगा कि जब ये हमारा शीजेंट जो है रप्चर होगा। शीजेंट क्या होता है, जब आरबीसीज फुल हो जाते हैं मीरोसाइट्स के साथ, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, शीजेंट्स। जब उस दौरान ये तकरीबन हमारे पास ड्यूरेशन, जो कोल्ड स्टेज की ड्यूरेशन रहती है, ये लेस देन 1 आवर्स के लिए रहती है। इस स्टेज के बाद पेशेंट चेंज हो जाता है हॉट स्टेज के अंदर। हॉट स्टेज में पेशेंट फील इंटेंस हॉट
थ्रो अवे ब्लैंकेट एंड टेम्परेचर 103 104 ही रहता है, लेकिन वो उसको बिल्कुल हॉट सी फील हो जाती है। ये हमारे पास रहेगा 4 to 6 आवर्स। फिर बाद आ जाती है वेट स्टेज, इंटेंस स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, पेशेंट क्लॉथ वेट ड्यू टू स्वेटिंग, टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाता है, बेस लाइन पे आ जाता है और पेशेंट फील बेटर फॉर 3 आवर्स के लिए। ये तकरीबन 48 आवर्स में 48 आवर्स के बाद ये हो जाता है, यानी एक स्पाइक्स आती है फीवर की स्पाइक्स आई, फिर पेशेंट सेटल हो गया, फिर इस तरह 48 आवर्स जब गुजरेंगे दोबारा इस तरह की स्पाइक्स आएगी, तो पेशेंट वो डॉक्टर कहेगा, डॉक्टर को आके डॉक्टर साहब बुखार हुआ, 2 दिन ठीक रहा, फिर तीसरे दिन फिर बुखार हो गया, इस तरह सर्दी लग के बुखार होता है, फिर उसके बाद गर्मी महसूस होती है, गर्मी के बाद फिर पसीने बहुत ज़्यादा आता है, ये सारी कंप्लेन वो डॉक्टर को बता रहा होगा। अच्छा जी, अब अन एग्जामिनेशन हम, क्योंकि ये जो मलेरिया है ना कि आरबीसीज़ को इफेक्ट कर रहा है, आरबीसीज़ को इफेक्ट कर रहा है, नए आरबीसीज़ भी नहीं बन रहे, पुराने आरबीसीज़ भी नहीं बन रहे, तो हमारे पास क्या हेमोलिसिस होगी। लीडिंग कॉज ऑफ हेमोलिसिस इज़ मलेरिया। क्यों? मलेरिया ने जाके मेरोजाइट्स जो हैं वो जाके आरबीसीज़ को इफेक्ट करने हैं, तो हेमोलिसिस तो होगी। अनीमिया होगा, पैलर पेशेंट होगा, जॉन्डिस होगा, स्प्लीनोमेगाली होगी। स्प्लीनोमेगाली क्यों होगी? एक स्प्लीन एक हद तक आरबीसीज़ को कहा सकती है ना, जो आरबीसीज़ रप्चर हो रहे हैं, जो आरबीसीज़ रप्चर होते हैं उनको स्प्लीन जो है ना रिमूव करती है, तो एक हद तक रिमूव करेगी। जब मलेरिया इतना हो जाएगा तो हर आरबीसीज़ को इफेक्ट कर रहा है, तो वो कैसे कंट्रोल करेगी। अच्छा, जो मलेरिया के हमारे पास कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। फल्सीपैरम नंबर 1 जो है हमारे पास, इसे कॉज कर सकता है, सेरिबल मलेरिया कॉज कर सकता है। ट्रॉपिकल एरिया के अंदर या स्विंग फीवर, अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का पेशेंट आएगा, मोस्टली हिस्ट्री होगी ट्रॉपिकल एरिया के अंदर। ब्लैक वाटर फीवर होगा, जिसकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर क्यों होगा वो हम देखेंगे। इंटेंस इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस होगी। इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस जब आपको पता है होती है, तो उसके अंदर आरबीसीज़ के अंदर हमारे पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन वगैरह होते हैं। हीमोग्लोबिन वगैरह जो है ना, आरबीसीज़ टूटेंगे तो फ्री हीमोग्लोबिन होगी, और ये फ्री हीमोग्लोबिन फिल्टर थ्रू ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में जाएगी, और ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज द रीनल ट्यूब्यूल्स। और ये जो फ्री आरबीसीज़ हैं, हीमोग्लोबिन है, ये जाके हमारे ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को और ट्यूब्यूल्स को, इफरेंट ट्यूब्यूल्स जो होती है ना, उनको जाके इफेक्ट करेगी। इसलिए क्या होगा, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाएगी और एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। इसको हीमोग्लोबिन यूरिया में जाएगी, तो इसको क्या नाम देते हैं, हीमोग्लोबिन यूरिया या डार्क ब्लैक यूरिन भी इसको कहते हैं। इसके अलावा 25% हाइपोग्लाइसीमिया होगा। क्यों? कि मलेरिया फल्सीपैरम कंज्यूम ग्लूकोज। जब मलेरिया होगा फल्सीपैरम, तो वो ग्लूकोज को यूज़ करेगा और पेशेंट किस में चला जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। इसलिए मलेरिया का जो पेशेंट होता है उसको डेक्सट्रोज वाटर अटैच हुआ होता है, आप अगर वार्ड के अंदर देखें तो। उसके बाद मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है। क्यों? हेमोलिसिस हुआ, हेमोलिसिस के बाद अनीमिया हो, अनीमिया में क्या हो सकता है, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि जब हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी, एनारोबिक मेटाबॉलिसिस होगा, उसके बाद लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा और डिक्रीज पीएच होगी। ये सारा कुछ इसके साथ आएगा। इसके अलावा शॉक हो सकता है, और जो मलेरिया के अंदर शॉक होगा इसको हम नाम देते हैं अल्गेट मलेरिया। ये इसके अंदर स्वेटिंग होगी, शॉक के अंदर हमें उसकी कॉम्प्लिकेशन पड़ी कि स्वेटिंग होगी, हाइपोवोलीमिया होगा, सुपर एडेड बैक्टीरियल सेप्टिसीमिया हो सकता है, रेयर स्प्लीनिक रप्चर हो सकती है। ये सारा कुछ इसके अंदर आ सकता है। फिर डीआईसी हो सकता है। डीआईसी क्योंकि प्लाज्मोडियम हैज़ एबिलिटी टू प्रोड्यूस द वाइड स्प्रेड वसल वॉल इंजरी। ना सिर्फ ये आरबीसीज़ को इफेक्ट करेगा, बल्कि प्लाज्मोडियम हमारे वसल वॉल इंजरी को इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से डीआईसी कंजप्टिव कोगुलोपैथी होगी। इसमें हमारे प्लेटलेट्स भी यूज़ हो जाएंगे, हमारे क्लॉटिंग फैक्टर भी सारे यूज़ हो जाएंगे और सारी ब्लीडिंग होगी, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, डीआईसी। एआरडीएस हो सकता है, हाई प्रोटीन कंटेंट पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, डैमेज ऑफ लंग वास्कुलेचर। क्योंकि सारी हाई प्रोटीन कंटेंट मलेरिया जब आरबीसीज़ वगैरह को और ये हीमोग्लोबिन और ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्रोटीन है, तो प्रोटीन ये क्या करेंगी, पल्मोनरी एडिमा कॉज करेंगी और डैमेज ऑफ लंग वास्कुलेचर। अच्छा, ये इन्वेस्टिगेशन हमारे पास क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोपी करेंगे, थिन एंड थिक ब्लड फिल्म। ये क्वेश्चन आता है कि माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या करते हैं, थिन एंड थिक ब्लड फिल्म स्लाइड फॉर मलेरिया पैरासाइट्स। और हाँ, ये एक चीज़ है, सिंपल सैंपल शुड बी टेकन, जब भी हम पेशेंट का सैंपल लेंगे ना, शुड बी टेकन एट द फीवर स्पाइक, जब फीवर को ज़्यादा स्पाइक होगी, 103 104 का फीवर होगा, एंड एट द बेड साइड के ऊपर हम करेंगे। स्लाइड शुड बी मेड, बेड साइड के ऊपर ही स्लाइड बनानी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आया जी, आके सैंपल लिया, जाके लेबॉर्ट्री में लेके गया, लेबॉर्ट्री के अंदर पड़ा रहा, जब जी उसको आधे घंटे बाद याद आएगा, ओ जी मैंने पेशेंट का तो मलेरिया का सैंपल लिया था, तो मैंने क्या करना। क्यों? क्योंकि मलेरिया ओनली सर्वाइव इन ह्यूमन एंड मॉस्कीटो।
ये सिर्फ ह्यूमन के अंदर सर्वाइव कर सकता है या फिर मॉस्किटो के अंदर। अगर बाहर ओपन एनवायरनमेंट रहेगा तो ये डेड हो जाएगा। इसलिए आपने एक तो फीवर स्पाइक के ऊपर उसकी सैंपल लेना है, और उसके बाद जो स्लाइड बनानी है ना उसकी फ़ौरन साथ ही उधर ही बेड के साथ ही बनानी है। सीरोलॉजी हमारे पास क्या है, अवेलेबल बट नॉट स्पेसिफिक। यहाँ तक आपको समझ आ गई। इसकी जो ट्रीटमेंट है ये हम इसका इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।